आधुनिक काल में जो जिन छंदों में कविताएं लिखी जा रही है, यानी छंद के नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता हूँ जिन विधाओं में कविता लिखी जा रही है। आप सब लोग विधा शब्द से तो परिचित होंगे ही, यानी जिन रूपों में जिन रूपों में कविता लिखी जा रही है उन रूपों का नाम उसको हम विधा कहते हैं, विद्या न कह करके विधा कहते हैं। तो ये अलग अलग विधाएं हैं जिनमें आजकल कविताएं लिखी जा रही हैं। ये आपकी लंबाई कम है, आपकी ऊंचाई तो बहुत है। नहीं, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां क्या है ना मैंने सर, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, क्यों कविता कहानी जो भी कला है, जो ज्ञान है, वो तो बहुत ऊंची चीज है ना। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू। तो ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है साहब। तो हम जो साहित्य है उसको, साहित्य को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, बल्कि तीन में बांट लेते हैं, बहुत से लोगों ने तीन में बांट दिया। जो हमारी कविता है, साहित्य है, वो कौन कौन सा होता है? एक गद्य साहित्य है, ठीक है ना, जो प्रोज राइटिंग कहते हैं इसको आप, तो गद्य है, ठीक है। दूसरा जो है आपका पद्य साहित्य है, ठीक है। और तीसरा जैसे पोइट्री कहते हैं, ये प्रोज हो गई, ये पोइट्री हो गई। और ऐसा होता है काव्य, उसका नाम होता है चंपू काव्य। माना ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन इसको, ये वो चंपू काव्य वो काव्य है जिसमें प्रोज भी होती है, पोइट्री भी होती है ना। जिसमें जो नाटक लिखे जाते हैं बहुत सारे, तो उसमें जो है कोई ऐसी कविता लिखी जाए जिसमें प्रोज भी आती रहे बीच में और पोइट्री भी आती रहे, ऐसे काव्य को हम चंपू काव्य के नाम से पुकारते हैं। जो गद्य काव्य होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि इस गद्य साहित्य को, या गद्य काव्य, जो गद्य काव्य नहीं, गद्य साहित्य को अगर हम देखें तो आप या तो नाटक देखते हैं प्रोज में, ठीक है ना, नाटक देखते हैं, या आप उपन्यास पढ़ते हैं, या आप निबंध पढ़ते हैं। सामान्यतः ये पूरा का पूरा जो हमारा गद्य साहित्य है वो इन तीन हिस्सों में बना होता है अधिकतर। ये बात अलग रही, उसकी उपशाखाएं बाद में चलती हैं, लेकिन निबंध में जैसे आप एसेज कहते हैं, एसे कोई विचार होता है, विचार को आप अपने विस्तार के साथ व्यक्त करते हैं, उसको एसे कहते हैं, निबंध कहते हैं। और इसी प्रकार से जो नाटक हैं उनको हम जानते हैं। नाटक में भी असल में इसको नाटक नाम जो है उसको रूपक कहते हैं वास्तव में, है ना। इसका सरलता के लिए हम उसको नाटक कहते हैं, लेकिन क्यों रूप बनाया जाता है तो ये रूपक है। और रूपक उनको के दो भेद माने गए, एक नाटक माना गया और एक माना गया एकांकी, वन एक्ट प्ले। एकांकी का मतलब जिसमें एक ही अंक होता है, यानी जो नाटक खेले जाते हैं, जो नाटक होते हैं आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, उन नाटकों में ज़्यादातर उसको हिस्सों में बांटा जाता है, अध्याय मान लो उसके, तो 3 से ज़्यादा होते हैं। और जो वन एक्ट प्ले होते हैं उसमें एक ही अंक होता है, उसमें छोटे होते हैं, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में समाप्त हो जाने वाले होते हैं। नाटक की जो रेंज है समय की वो 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, जैसे फिल्म देखते हैं आप, तो इस प्रकार का उसकी विस्तार होता है उसमें, और पूरे जीवन की गाथा होती है जाता है उसमें। वन एक्ट प्ले के अंदर हम जीवन के किसी एक अंश का, या कोई जो हम कहना चाहते हैं, वो हंसी के भी हो सकते हैं, वो सामाजिक हो सकते हैं, तरह तरह के हो सकते हैं, तो ये एकांकी होते हैं। तो नाटक और एकांकी ये नाटक का के रूप जो हैं वो है। ऐसे उपन्यास जो है उसके भी अनेक रूप हैं, वो हम ज़्यादा विस्तार नहीं ले जा रहे हैं यहाँ पर। कि उपन्यास जो हम ज़्यादातर कविता पर बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा संकेत करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जो नॉवेल हैं, नॉवेल भी कई तरह के सामाजिक हैं, ऐतिहासिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, जिसमें कि सांस्कृतिक हैं। ऐसे उपन्यास बहुत से लिखे जाते हैं। लघु उपन्यास भी, छोटे उपन्यास, ज़्यादा बड़े नहीं, जैसे वन एक्ट प्ले है, छोटा होता है नाटक का रूप, ऐसे ये भी छोटे होते हैं वन एक्ट, जो कि लघु उपन्यास होते हैं। ऐसी कहानियाँ उपन्यास में, इसको हम ऐसे कह देते हैं कथा साहित्य कहते हैं इसको। कथा साहित्य के दो भेद हुए, उसमें एक उपन्यास और एक कहानी। कहानी में भी लघु कथाएं भी आ जाती हैं, जो आपने पत्रिकाओं में पढ़ी होंगी, छोटी छोटी कहानियाँ, वो लघु कथाएं होती हैं। तो इस तरह से होते हुए हम यहाँ पहुँचते हैं कि अब ये जो पद्य है, पद्य साहित्य,
इस पर जब हम आते हैं, जो कविता है उसको हमने एक प्रबंध काव्य होते हैं, प्रबंध काव्य, और एक होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य मानी जब किसी व्यक्ति के जीवन पर हम कोई काव्य लिखते हैं, जैसे रामचरितमानस से ये प्रबंध काव्य है, राम के जीवन पर लिखा गया। तो प्रबंध काव्य जिसमें हम किसी व्यक्ति के जीवन के खास तौर से बचपन से लेकर मृत्यु तक पूरा का पूरा जीवन उसमें आ जाए या उसका बहुत बड़ा अंश उसमें आ जाए, तो उसको हम प्रबंध काव्य के नाम से ये प्रबंध काव्य को महाकाव्य कहलाते हैं। वो काव्य जो कि हम किसी जीवन के किसी व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में कहते हैं, तब महाकाव्य हो जाता है। और अगर हम उसके जीवन के किसी एक खंड का वर्णन करते हो तो उसको हम खंड काव्य कहते हैं। महाकाव्य वो जब किसी व्यक्ति के जीवन पर, जैसे रामचरितमानस हमने पढ़ी, ये महाकाव्य है। संपूर्ण जीवन पर ज़्यादातर राम के जीवन पर पूरा लिखा गया, तो ये महाकाव्य है। पद्मावत नाम का भी महाकाव्य था जो कि जायसी ने लिखा था, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी। तो ऐसे ही उन काव्य को महाकाव्य कहते हैं, लेकिन कहलाते हैं हम प्रबंध काव्य। और दूसरा खंड काव्य, अगर हम किसी के जीवन के किसी एक अंश का वर्णन करते हैं, जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो जय हनुमान नाम का एक काव्य है, जिसमें कि हनुमान जी जो लंका में गए तो लंका में क्या क्या उपद्रव मचा है, उन्होंने क्या क्या किया, तो उस उनके हनुमान जी के पूरे जीवन की गाथा ना होकर के केवल उस अंग का, उस अंश का वर्णन है जिसमें कि वो लंका दहन उन्होंने किया, लंका में पहुंचे, तो ये खंड काव्य कहलाते हैं। ऐसे अब जो आजकल हम इनका प्रचलन तो बहुत कम हो गया है, बहुत कम लिखे जा रहे हैं, क्योंकि सब किसी के पास इतना समय नहीं है ना लिखने का और ना पढ़ने का, इसलिए लोगों ने इसको छोड़ दिया है। बहुत ही कम लोग लिखते हैं। खंड काव्य महाकाव्य का समय नहीं है आजकल, तो उनका उस मुक्तक काव्य का समय है। तो मुक्तक काव्य के अंदर जो है चीज़ें हैं क्या क्या चल रही हैं इन दिनों, उस पर आते हैं। मुक्तक काव्य का मतलब क्या है? मुक्तक काव्य का तात्पर्य कि छोटी कविता होती है जो मुक्त होती है, जो आपस के बंधनों से अलग है। जैसे महाकाव्य होगा तो आप अगर आपने 4 पंक्तियां बीच में से निकाल ली तो कहानी खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी कहानी बीच में से, और 4 पंक्तियां अपना भी अर्थ नहीं दे सकती, अलग से अर्थ नहीं दे पाएंगी, कहानी टूट जाएगी उसके अंदर। मुक्तक काव्य वो होता है जिसमें आप स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र होता है, ना इधर से जुड़ा हुआ है इधर की कहानी से, ना इधर की कहानी से। जैसे मैं गीत सुनाता हूँ या मैं गज़ल सुनाता हूँ, तो ये मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ना पहले कोई गीत से जुड़ा हुआ है ना बाद वाले गीत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम मुक्तक काव्य कहते हैं। तो मुक्तक काव्य जो है आज का समय मुक्तक काव्य का ही है। और जो आजकल हिंदी कविता के अंदर जो विधाएं, जिन विधाओं में लिखा जा रहा है, वो मुक्तक काव्य की ही विधाएं हैं जिनमें लिख रहे हैं आप सब लोग भी, और मैं भी लिख रहा हूँ, वो मुक्तक काव्य की विधाएं। जैसे आजकल आप पढ़ रहे होंगे नेट पर भी, इंटरनेट पर भी, और वैसे भी हाइकू है। जैसे हाइकू कविता जो है वो भी मुक्तक काव्य का ही अंग है, क्योंकि उसमें वो स्वतंत्र होता है, उसमें कोई इधर उधर किसी और से मिला हुआ नहीं होता, जैसे प्रबंध काव्य में कहानी जुड़ी होती है। ऐसे ही आपकी फ्री वर्स कविता है ये हम अतुकांत कविता कहते हैं, ये भी मुक्तक काव्य का ही एक रूप है जो हम आजकल लिख रहे हैं। इसी प्रकार से इन दोनों जो प्रचलित है, दोहा भी बहुत प्रचलित है इन दोनों, दोहा छंद में भी काफ़ी कविताएं लिखी जा रही हैं। और इस प्रकार से दोहा जो है वो भी स्वतंत्र होता है, जरूरी नहीं कि वो पहले और बाद वाले से मिले, तो अपना स्वतंत्र सूत्र रहता है, उसकी आइडेंटिटी अलग होती है अपनी। जो कविता लिखते हैं कोई एक दोहा लिख करके छोड़ सकते हैं, अपने में एक दोहा लिखा है तो वो अलग से होगा। इसी प्रकार से गज़ल है, इसलिए तो हाइकू है, कोई फ्री वर्स है, दोहा है, गज़ल है, गीत है। इन दोनों जो कुछ लिखा जा रहा है, आप बताइए, गीत ही लिखे जा रहे हैं या तो, या गज़लें लिखी जा रही हैं, या दोहा लिखा जा रहा है, या हाइकू कविता लिखी जा रही है, या फ्री वर्स अतुकांत कविता लिखी जा रही है। जो इस समय हिंदी कविता के अंदर आधुनिक काल में इस समय जो हम और आप लोग पढ़ते हैं कविता के नाम पर, वो सारी कविताएं इन्हीं विधाओं में हैं खासतौर से।